विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियाँ, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इस विधियों में बहुत सारी विधियाँ हैं। उनमें से पहली विधि हम ले रहे हैं प्रतिशतता या परसेंटेज। पहली विधि प्रतिशतता और परसेंटेज। तो प्रतिशतता या परसेंटेज शब्द से ही आप जानते हैं, प्रतिशत आपने पहले भी निकाले हैं। तो हम प्रतिशत के रूप में यहाँ बताएंगे कि उस विलयन में विलेय पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। अब प्रतिशतता को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशत और एक आयतन प्रतिशत। तो इसमें जो ए है, पहला है, वो है द्रव्यमान प्रतिशत और मास परसेंटेज। तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा देख लें अपन क्या होती है। किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या है जो द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर विलयन को 100 भाग मानकर चल रहे हैं कि द्रव्यमान के अनुसार विलयन 100 भाग हैं और उस विलयन के 100 भागों में द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की संख्या क्या है, वो उसकी कहलाएगी द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। तो इसका अपन सबसे पहले एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू, हम यहाँ पर भागों की संख्या की बात कर रहे हैं। भागों की संख्या से मतलब कि हम विलेय जो है उसकी मात्रा ग्राम में ले सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत है तो ग्राम इकाई में ही हमें उसका द्रव्यमान लेना है। तो विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। प्रतिशतता निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा। यहाँ विलेय का द्रव्यमान लेना है जो पदार्थ घोला गया है ग्राम इकाई में। मास ऑफ सॉल्यूट। और इसको जो है विलयन का जो द्रव्यमान है इसको हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान रखना है कि ये विलयन का द्रव्यमान है, विलयन यानी सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे विलेय प्लस विलायक दोनों का द्रव्यमान का सम योग लेना होगा हमें। क्लियर। चलिए इसका दूसरा भाग देते हैं अपन, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इंग्लिश में वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज। इसकी डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है वो अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी विलयन का जो आयतन प्रतिशत है वो आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वो संख्या है जो आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में घुली हुई होती है या विलेय रहती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसको भी देख लें अपन। सूत्र आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन और गुणा 100। देखें फॉर्मूला भी एक सा ही है, सिर्फ हमने द्रव्यमान शब्द के स्थान पे आयतन ले लिया है। क्लियर। और आयतन लिया है तो इसका मतलब ये आप मान के चलें कि इसकी जो इकाई होगी हम मिलीलीटर या लीटर लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम द्रव्यमान है तो इकाई ग्राम या किलोग्राम होगी, बस फ़र्क इतना सा है। दूसरी विधि है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की, वो है मोलरता और मोलेरिटी। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो इसको अपन देखें कैसे परिभाषित करेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मतलब यहाँ पर विलयन जो है वो लीटर में लिया जाएगा और उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या जो घुली हुई है वो उसकी मोलरता कहलाएगी या मोलरता में सांद्रता कहलाएगी। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं।
और इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। तो देखें अब इसका सूत्र, मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का लीटर में आयतन। ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ विलेय के मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या को निकालने के लिए भी हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो मोलों की संख्या का सूत्र देखें, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये मोलों की संख्या होती है। तो अगर हम चाहें तो मोलों की संख्या के लिए इस सूत्र को उठा के इस सूत्र में रख देंगे तो अगला सूत्र बन जाएगा। तो देखिए, मोलरता कैपिटल M बराबर, अब हम ये मोलों की संख्या वाला ये फॉर्मूला इसमें रख रहे हैं। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, अगर हम यहाँ लिखते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा, ये हमने उठा के फॉर्मूला यहाँ रख दिया है और इसके बटे में है विलयन का लीटर में आयतन, तो वो यहाँ आ जाएगा। विलयन का लीटर में आयतन, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया है। एक बात और ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो आयतन है आपको वो लीटर में बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर मिलीलीटर में दिया जाता है। तो या तो फिर ऐसा करें, आपकी जो आयतन मिलीलीटर में दिया है उसको पहले लीटर में आप कन्वर्ट कर लें, फिर यहाँ रख दें। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर लीटर में मिलीलीटर में दिया है तो आप मिलीलीटर में ही रख दें और फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऑटोमेटिकली लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए तीसरा फार्मूला, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय का द्रव्यमान, ये अपन ने ज्यों का त्यों ले लिया, बटे में विलेय का, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ आणविक द्रव्यमान, ये आणविक द्रव्यमान शॉर्ट में लिख दिया, गुणा विलयन का, यहाँ लीटर है, अपन ले लेंगे अब विलयन का मिलीलीटर में आयतन। अगर आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो आप मिलीलीटर में ही रख दीजिए इसको, और अब आप फॉर्मूले में यहाँ ऊपर 1000 से गुणा कर दें तो ऑटोमेटिक वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मिलीलीटर में आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, या फिर ये लगा सकते हैं, या मोलों की संख्या दी है तो ये भी लगा सकते हैं। विलयन की सांद्रता दर्शाने की अगली विधि है वो है मोललता और मोलेलिटी। इसकी परिभाषा ये है कि विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है या मोलेलिटी कहलाती है। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है, मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने मोलरता और मोललता में थोड़ा सा अंतर देखा है। वहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या। वहाँ पर विलयन का लीटर में आयतन था, यहाँ पर विलयन के स्थान पे विलायक और लीटर के स्थान पर किलोग्राम में द्रव्यमान है। मतलब यहाँ पे हमें विलायक 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम लेना है और उस विलायक में
विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी मोललता कहलाती है। देखें फॉर्मूला, मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या और बटे में आ जाएगा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ये मोललता का पहला फार्मूला है। आप मोललता से तुलना करें तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, उसमें भी विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ पे चेंज हो गया है। मोललता में यहाँ विलियन था, हमने विलियन के स्थान पे विलायक लिया है, ठीक। और यहाँ पे लीटर था, लीटर के स्थान पे किलोग्राम हो गया है। और यहाँ आयतन था, आयतन के स्थान पे द्रव्यमान हो गया है। आप तुलना कर सकते हैं, क्लियर। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ भी मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला पहले से ही लिखा हुआ है। हम ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे या यहाँ रख देंगे, तो हमारा अगला फॉर्मूला बन जाएगा बिल्कुल मोलरता के समान यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला बन गया है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखा है। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, और इसके बटे में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है, तो वो हम यहाँ ले लेंगे। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ये हमारा मोललता का दूसरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ भी कंडीशन वही है, अगर क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं देकर ग्राम इकाई में दिया गया है, तो हम यहाँ पर अगला फॉर्मूला ग्राम वाला बना लेते हैं। विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। देखिए क्वेश्चन में अगर ग्राम में दिया है तो आप ग्राम इकाई में ही रख दें और ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं तो ऑटोमेटिक किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले मोललता के भी हो गए। तो अब अपन देखते हैं आज की जो अपनी अगली विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाई है, उसको हम फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी कहते हैं। और इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर होती है। देखें फॉर्मलता के लिए इसका सूत्र फॉर्मलता ब्रैकेट में F इज इक्वल टू विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे में विलयन का लीटर में आयतन। अगर मोलरता से तुलना करें तो यहाँ पर मोलों की संख्या थी, हमने मोलों की संख्या के स्थान पर ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उपयोग कर लिए, बाकी पूरा सेम है। हम मोलरता से इसकी तुलना करते चलेंगे। यहाँ पे हमने मोलों की संख्या वाला एक सूत्र बताया था, वहाँ पर उसके स्थान पे हमें ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का सूत्र इस्तेमाल करना है। तो अब ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर मोलों की संख्या के सूत्र में हमने बताया था कि मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम आणविक द्रव्यमान ना लेकर उसके स्थान पर लेंगे हम सूत्र द्रव्यमान। ये जो फॉर्मूला है इससे हम ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या निकाल लेंगे और उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। अगर द्रव्यमान के बटे में हम आणविक द्रव्यमान ले लेते हैं तो वो मोलों की संख्या हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ मोलों की संख्या नहीं ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या चाहिए, तो हम यहाँ बटे में
आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इस इकाई का उपयोग हम आयनिक यौगिक या फिर विद्युत अपघट्य यौगिकों के विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में भी धनायन और ऋणायन के रूप में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और चूँकि वो धनायन और ऋणायन के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए आयनिक यौगिकों के अणु को अणु नहीं कहा जाता है। और जब उसके अणु को अणु नहीं कह रहे हैं तो उसके द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके अणु को अणु ना कहकर सूत्र कह दिया जाता है, इंग्लिश में फार्मूला कह दिया जाता है। तो उसके द्रव्यमान को फिर नाम दिया सूत्र द्रव्यमान या इंग्लिश में फार्मूला मास। तो इसको जब चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया। अब हम ये फार्मूला इसमें रख देंगे तो इसका अगला फार्मूला बन जाएगा। देखें, फॉर्मलता F इज इक्वल टू, हमें चाहिए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का सूत्र द्रव्यमान और बटे में विलयन का लीटर में आयतन ये है, विलयन का लीटर में आयतन। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया मोलरता के समान है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू है या जो आयतन है वो मिलीलीटर में दिया है तो आप मिलीलीटर में ही रख दें और ऊपर 1000 से गुणा कर दें, तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मलता F इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणा विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो हमने मिलीलीटर में रख दिया है, लेकिन परिभाषा के अनुसार हमें लीटर में ज़रूरत है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ फार्मूले में ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये 3 फार्मूले हो जाते हैं फार्मलता के, बिल्कुल मोलरता के आधार पर, उसी के समान। तो जो अगली विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाई है वो है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। कैपिटल N से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसकी परिभाषा भी हम मोलरता की परिभाषा के आधार पर ही दे रहे हैं या दे सकते हैं। मोलरता की परिभाषा में जहाँ मोल शब्द का उपयोग किया गया है, मोल के स्थान पर यहाँ ग्राम तुल्यांक शब्द का उपयोग करना है। परिभाषा पूरी सेम रहेगी, एक बार फिर सुन लें। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। चलिए इसका सूत्र देखते हैं। नॉर्मलता N इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का लीटर में आयतन। ये इसका पहला फार्मूला है। आप मोलरता से तुलना कर सकते हैं। वहाँ विलेय की मोलों की संख्या थी, यहाँ मोलों के स्थान पर ग्राम तुल्यांक शब्द आ गया है और बटे में विलयन का लीटर में आयतन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है।
अब जैसे वहाँ हम मोलों की संख्या निकालते थे, तो यहाँ हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना होगी। तो ज़रा देखें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हम मोलों की संख्या के लिए लिखते थे द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो यहाँ हमें लेना ही है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान के स्थान पर हमें लेना है तुल्यांकी द्रव्यमान। ये इस फॉर्मूले से हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये निकाल के हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, या सीधे इसी फॉर्मूले को इसमें रख दें तो हमारा अगला फॉर्मूला बन जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला देखें, नॉर्मलता n इज इक्वल टू, चलो हम ले रहे हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा विलयन का लीटर में आयतन। तो ये आ जाएगा विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन रख दिया है। अब क्वेश्चन में अगर आपको आयतन मिलीलीटर में दिया है तो आप मिलीलीटर में रख सकते हैं और उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर? तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मलता n इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा विलयन का मिलीलीटर में आयतन। चूँकि यहाँ आयतन मिलीलीटर में ले लिया गया है, इसलिए फॉर्मूले में ऊपर हम गुणा कर देंगे 1000 से। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए नॉर्मलता के। आप देख रहे हैं ये सभी जो है मोलरता से तुलना करें तो बिल्कुल एक समान है, केवल अंतर आ रहा है यहाँ पर मोलों की संख्या थी, उसके स्थान पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या ले ली है। बटे में यहाँ पर आणविक द्रव्यमान के स्थान पर तुल्यांकी द्रव्यमान लिया है, आणविक द्रव्यमान के स्थान पर तुल्यांकी द्रव्यमान लिया है, बाकी पूरा समान है। तो नॉर्मलता में तुल्यांकी द्रव्यमान की हमें आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए निकालने के लिए हम आपको जो 2 मुख्य फार्मूले हैं, एक अम्ल का और एक क्षार का, ये बता रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः जो न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं, उनमें ज़्यादातर जो पदार्थ दिया रहता है वो या तो अम्ल या क्षार होता है। तो देखें अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान और अम्ल है। तो अम्ल जो होता है उसके लिए हमें उसकी क्षारीयता लेना है, क्षारीयता, उसका आणविक द्रव्यमान बटे क्षारीयता। अगर हम उसका आणविक द्रव्यमान लेके क्षारीयता से डिवाइड कर दें तो तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। अब प्रश्न ये हो जाता है क्षारीयता या बेसिसिटी होता क्या है। तो क्षारीयता या बेसिसिटी समझ लें। इसको समझने के लिए पहले ये समझें कि अम्ल होता क्या है। अम्ल वो पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो ये जो है अभिक्रिया में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल।
तो उस पदार्थ ने कितने हाइड्रोजन आयन दिए, वो उसकी कहलाएगी क्षारीयता। तो हम देख रहे हैं HCl जो है कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, 1, तो क्षारीयता इसकी हो जाएगी 1। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने लिया H2SO4, अभिक्रिया में ये भी हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में सल्फेट आयन देगा। बैलेंस कर लें इसको, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है, 2 से गुणा कर दें तो इसने कितने हाइड्रोजन आयन दिए, 2 हाइड्रोजन आयन दिए। तो इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, क्षारीयता बराबर 2। तो क्षारीयता आप समझ गए, क्षारीयता कैसे निकालना है। हालांकि इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूले में देख लें। फार्मूले में अगर 1 हाइड्रोजन है अम्ल के तो वो 1 ही हाइड्रोजन देगा, 2 हैं तो 2 देगा। तो जितने हाइड्रोजन आयन वो दे सकता है या देता है अभिक्रिया में, वही संख्या उसकी क्षारीयता कहलाती है। तो उसकी क्षारीयता से आप आणविक द्रव्यमान को डिवाइड कर दें उस अम्ल के, तो उसका जो है तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर उसका भी आणविक द्रव्यमान बटे अम्लीयता। आणविक द्रव्यमान बटे अम्लीयता, जरा यहाँ ध्यान दें, अम्ल का निकालेंगे तो क्षारीयता से डिवाइड करना है और क्षार का निकालेंगे तो अम्लीयता से। तो अब अम्लीयता क्या है इसको समझ लें। एक क्षार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्षार या बेस ले लिया NaOH। तो क्षार वो पदार्थ होता है जिसमें OH हो, यानी हाइड्रोक्साइड आयन हो, और ये अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। तो जो भी हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्षार होता है। तो जरा देखेंगे ये कैसे आयनित होगा, Na+ और OH-। हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन को देने वाला ये कहलाएगा क्षार, इसको बोलेंगे क्षार। तो इसने कितने हाइड्रोक्साइड आयन दिए ये देखना है। उसके पास 1 OH है तो 1 ही देगा, तो इसकी अम्लीयता हो जाएगी कितनी, अम्लीयता बराबर 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लें कोई, जैसे हमने ले लिया MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसमें OH 2 हैं, तो ये जब आयनित होगा तो कितने OH देगा, ये मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा। 2 है तो 2 ही देगा ना। तो इसकी जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी, अम्लीयता बराबर 2। हाँ, क्षार और अम्लीयता इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अम्लीयता को बोलेंगे, अम्लीयता है एसिडिटी और क्षारीयता है बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। तो देखिए 2 OH दे रहा है तो इसकी अम्लीयता या एसिडिटी 2 हो जाएगी। तो हमें ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो क्वेश्चन में फार्मूला देखिए, फार्मूले से आप समझ जाएंगे। H है, H अम्ल है तो H देगा, कितने H हैं उसमें, वही उसकी क्षारीयता। क्षार है तो उसमें OH देख लें कि उसके फार्मूले में OH कितने होते हैं, जितने OH हैं उतने ही दे सकता है वो, तो वही संख्या उसकी अम्लीयता हो जाएगी। तो आप अम्ल और क्षार को क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी आप अम्लीयता या क्षारीयता समझ लें और उसके आणविक द्रव्यमान को उससे डिवाइड करके उसका आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो पहले आपको तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना होगा, तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के बाद आप उसकी नॉर्मलता निकाल सकते हैं।